नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्जाम पर। और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2023 की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है और आप पिछले कई टेस्ट में देखते हुए आ रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज में आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिल रहा है जो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है और किसी भी अन्य इंस्टीट्यूट में इस प्रकार के टेस्ट को कराया ही नहीं जा सकता है। तो आज भी आप इस टेस्ट के साथ लगातार बने रहें, क्योंकि आज भी आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट में प्रश्न संख्या 1 इस प्रकार है। दोस्तों, हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए टेस्ट को तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? 1 गैलीलियो, 2 किरचॉफ, 3 न्यूटन, 4 पास्कल। भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज भी की थी और न्यूटन ने गति के 3 नियम भी प्रतिपादित किया था। गैलीलियो ने जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किया था। किरचॉफ ने यह सिद्धांत दिया था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। और पास्कल ने दाब संबंधी नियम का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 2 है, बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी है? 1 130 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, 2 140 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, 3 2100 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन, 4 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 2100 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और लेड यानी शीशा की विशिष्ट ऊष्मा 130 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। और पारा की विशिष्ट ऊष्मा 140 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। और जल की विशिष्ट ऊष्मा 4200 जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। प्रश्न संख्या 3 है, गलनांक क्या है? 1 वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है, 2 वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, 3 वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस वाष्प में बदलता है, 4 वह निश्चित ताप जिस पर कोई वाष्प द्रव में बदलता है। गलनांक वह निश्चित ताप है जिस पर कोई ठोस द्रव में बदलता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में बदलता है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ ठोस द्रव में बदल रहा था और यहाँ द्रव ठोस में बदल रहा है, तो उसको हिमांक कहते हैं, जैसे बर्फ जमता है। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव, यहाँ पे द्रव ही बदल रहा है लेकिन वो ठोस में नहीं, वाष्प में बदल रहा है, तो उस निश्चित ताप को क्वथनांक कहते हैं। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई वाष्प द्रव में बदलता है, और ये बिल्कुल इसके उल्टा हो गया है। जब वो कोई वाष्प द्रव में बदलता है तो उसे संघनन कहते हैं, जैसे बारिश का होना। प्रश्न दोस्तों, चारों विकल्प को पूरे सटीकता से कराया जा रहा है, तो टेस्ट में लगातार लास्ट तक बने रहें। और 25 क्वेश्चन में ही आप लगभग 100 क्वेश्चन सीखने का आनंद ले पाएंगे। एक सेकंड दोस्तों, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें है? प्रश्न संख्या 4 है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें है? 1 जल में, 2 निर्वात में, 3 कांच में, 4 तारपीन में। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में है। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। और जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। और तारपीन तेल में प्रकाश की चाल 2.04 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। प्रश्न संख्या 5 है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? 1 रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, 2
जल में पड़ी परख नली का चमकना। 3 कांच में आई दरार का चमकना। 4 आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ना। तो दोस्तों रेगिस्तान में मरीचिका का बनना और जल में पड़ी परख नली का चमकना और कांच में आई दरार का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक प्रभाव परावर्तन का उदाहरण है। और मरीचिका जैसे कि जल में प्रतिबिंब बनता है, वैसे ही रेत में जब धूप पड़ती है तो किसी भी चीज़ की परछाई का प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब ऐसा पड़ता है कि ऐसा लगता है पानी में प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसे ही जो आँखों को एक धोखा टाइप का होता है कि जो बर्फ़ सॉरी वहाँ पे बालू पे प्रतिबिंब बनता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो पानी पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको मरीचिका बोलते हैं। तो ये तीनों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। लेकिन आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ना ये प्रकीर्णन के कारण होता है। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 6 है, कागज को हरी किरण में देखने पर कैसा दिखाई देगा? 1 लाल, 2 काला, 3 हरा, 4 नीला। तो लाल कागज को हरी किरण पर देखने पर वो कागज काला दिखाई देगा। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। लाल कागज को सफ़ेद या लाल किरण में देखने पर ही लाल दिखाई देगा, और लाल कागज को हरा, पीला, नीला किसी भी किरण में देखने पर वो काला दिखाई देगा। तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 7 है, लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? 1 मैजेंटा, 2 पीला, 3 सफ़ेद, 4 काला। तो लाल और नीला रंग मिलाने पर मैजेंटा रंग बनता है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और लाल और हरा मिलाने पर पीला रंग बनता है। और लाल और पीकॉक नीला, लाल में पीकॉक नीला मिलाने पर सफ़ेद रंग बनता है। और लाल में हरा और नीला ये दोनों रंग मिलाने पर सफ़ेद रंग बनता है। देखो दोस्तों, लाल में अगर नीला रंग मिलाएंगे तो मैजेंटा रंग बनेगा, और लाल में अगर हरा रंग मिलाएंगे तो पीला रंग बनेगा, और लाल में अगर हरा और नीला दोनों एक साथ में मिलाएंगे तो सफ़ेद रंग बनेगा। प्रश्न संख्या 8 है, लाल रंग में किसी कोई भी रंग मिलाने पर काला रंग नहीं बनेगा। प्रश्न संख्या 8 है, दूरदृष्टि दोष के मरीज के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है? 1 अवतल लेंस, 2 द्विफोकसीय जिसे उभयतल या बाइफोकल लेंस भी कहते हैं, 3 उभय लेंस, 4 बेलनाकार लेंस। तो दूरदृष्टि के मरीज को अवतल लेंस लगेगा। सही आंसर है विकल्प संख्या 3। तो दूरदृष्टि दोष के मरीज को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु से स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो ऐसे मरीजों को उत्तल लेंस लगेगा। और अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के मरीजों को लगता है। निकट दृष्टि दोष के मरीजों को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। और द्विफोकसीय जिसे उभयतल या बाइफोकल लेंस भी कहते हैं, ये जरा दृष्टि दोष वालों को ऐसा लेंस लगता है। और ये इस बीमारी में ना दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। बेलनाकार लेंस दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता वाले मरीजों को लगेगा। इसमें मरीज को क्षैतिज दिशा में नहीं दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 9 है, आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं? 1 जिन पदार्थों में विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाता है। 2 चालक में कई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा। 3 जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है। 4 किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जो आवेश से प्रभावित होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनाव, चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं।
तो सही आंसर है विकल्प संख्या 2। जिन पदार्थों में विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित हो जाता है ऐसे पदार्थों को चालक या सुचालक बोलते हैं, और जिन पदार्थों में विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है ऐसे पदार्थों को अचालक या कुचालक कहते हैं। और किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जो आवेश से प्रभावित होता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, विद्युत फ्यूज में टिन कितनी मात्रा में होता है? 1 10%, 2 28%, 3 37%, 4 63%। तो विद्युत फ्यूज में टिन 63% होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और विद्युत फ्यूज में 37% शीशा होता है, यानी कि विद्युत फ्यूज में 63% टिन और 37% शीशा होता है, और बाकी ये सब कुछ नहीं है। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 11 है, डायोड वाल्व का आविष्कार किसने किया था? 1 फ्लेमिंग, 2 ली फॉरेस्ट, 3 प्रोफेसर एलिजांडो वोल्टा, 4 युकावा। डायोड वाल्व का आविष्कार फ्लेमिंग ने 1904 में किया था, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। ली फॉरेस्ट ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, इन्होंने ट्रायोड वाल्व का आविष्कार किया था। और प्रोफेसर एलिजांडो वोल्टा ये वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 में किया था इन्होंने, और युकावा ने पाईमैथोन का आविष्कार किया था। प्रश्न संख्या 12 है, ताप बढ़ाने पर किसकी चालकता बढ़ती है? 1 चालक की, 2 अर्धचालक की, 3 अचालक की, 4 उपरोक्त सभी की। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है, और अचालक में से इसका कोई मतलब नहीं है ताप का। प्रश्न संख्या 13, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? 1 हेनरी बैकरल, 2 पी क्यूरी, 3 एम क्यूरी, 4 उपरोक्त सभी। तो रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैकरल, पी क्यूरी और एम क्यूरी तीनों ने मिलकर किया था, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। ये तीनों फ्रेंच वैज्ञानिक थे, और रेडियो सक्रियता की खोज के लिए ही इन तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 14 है, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किसके द्वारा दिखाया गया? 1 जीएम काउंटर, 2 केमरलिंग ओम्स, 3 स्ट्राकमैन एवं हॉर्न, 4 आइंस्टीन। तो सबसे पहले नाभिकीय विखंडन स्ट्राकमैन एवं हॉर्न द्वारा दिखाया गया, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। जीएम काउंटर ने रेडियो सक्रियता मापने का यंत्र की खोज किया था। केमरलिंग ने 1911 में अचालकता की खोज किया था, और आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को प्रतिपादित किया था, और अपेक्षिकता का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया था 1905 में। प्रश्न संख्या 15 है, अत्यधिक उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे का रंग कैसा होता है? 1 नीला, 2 सफ़ेद, 3 लाल, 4 पीला। अत्यधिक उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे का रंग नीला होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। और उच्च पृष्ठ ताप वाले तारे का रंग सफ़ेद होता है, और निम्न पृष्ठ ताप वाले तारे का रंग लाल होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 16 है, आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? 1 7, 2 68, 3 89, 4 94। आकाश में कुल 89 तारामंडल है, सही आंसर है विकल्प संख्या 3। और 7 बृहस्पति तारामंडल में सबसे अधिक चमकदार 7 तारे हैं, और हाइड्रा तारामंडल में सबसे कम तारे 68 तारे हैं, और सेंटोरस सबसे बड़ा तारामंडल है जिसमें 94 तारे हैं।
प्रश्न संख्या 17 है, किसी तारे में हीलियम कितनी मात्रा अनुपात में पाया जाता है? 1 70%, 2 28%, 3 1.5%, 4 0.5%। किसी तारे में हीलियम 28% होता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और किसी तारे में हाइड्रोजन 70% होता है, और किसी तारे में कार्बन, नाइट्रोजन एवं नियोन 1.5% होता है, और किसी तारे में लौह एवं अन्य भारी धातु 0.5% होते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह किस यंत्र में किया जाता है? 1 एक्यूमुलेटर, 2 कैलिपर, 3 साइक्लोट्रॉन, 4 एपिडोस्कोप। विद्युत ऊर्जा का संग्रह एक्यूमुलेटर नामक यंत्र में किया जाता है, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापा जाता है। साइक्लोट्रॉन से आवेशित कणों और जैसे नाभिक कण आवेशित कणों जैसे नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि को त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन के द्वारा। एपिडोस्कोप, इसके द्वारा चित्रों को पर्दे पर प्रक्षेपण किया जाता है, चित्रों का पर्दे पर प्रक्षेपण किया जाता है इन एपिडोस्कोप के द्वारा। प्रश्न संख्या 19 है, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को किस पर देखा जाता है? 1 लाइटिंग कंडक्टर, 2 स्क्रू गेज, 3 सेक्सटेंट, 4 किलोस्कोप। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों को टेलीस्कोप पर देखा गया है, सही आंसर है विकल्प संख्या 4। लाइटिंग कंडक्टर बिजली से इमारत को बचाता है। लाइटिंग कंडक्टर इमारत को बिजली से बचाता है, और ये छत के ऊपर वाले मकान पर रख दिया जाता है, और इससे आसमान से गिरने वाली बिजली, जो कि बारिश के समय बहुत ज़्यादा गिरती है, सीधा धरती में चली जाएगी। स्क्रू गेज बारीक तारों के व्यास को नापने के काम आता है। सेक्सटेंट ऊंची मीनार को नापने के काम आता है। प्रश्न संख्या 20 है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? 1 हम्फ्रे डेवी ने, 2 जॉन बर्डीन, विलियम फाकले व हाल्टर बर्टन ने, 3 हॉवर्ड फॉर्मिच ने, 4 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्रे डेवी ने किया था, सही आंसर है विकल्प संख्या 1। हम्फ्रे डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार 1816 में ब्रिटेन में किया था, और सेफ्टी लैंप खान में विस्फोट होने से बचाता है। जॉन बर्डीन, विलियम फाकले व वाल्टन बर्टन ने 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ये यूएसए के रहने वाले थे। रॉबर्ट फॉर्मिच, इन्होंने 1842 में यूएसए में ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बाईफोकल लेंस या उभयावतल लेंस जिसको बोलते हैं 1780 में आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और ये यूएसए के वैज्ञानिक थे। प्रश्न संख्या 21 है, कागज में फोटोग्राफी की खोज किसने किया? 1 जीन एफे ने, 2 जॉन कॉर्बेट ने, 3 डब्ल्यू फॉको टालबोट ने, 4 एनरिको फर्मी। कागज में फोटोग्राफी करने की खोज डब्ल्यू फॉक टालबोट ने किया 1835 में। और जीन एफे ने धातु में फोटोग्राफी का आविष्कार की खोज किया था 1826 में। और जॉन कॉर्बेट ने फिल्म में फोटोग्राफी का आविष्कार 1888 में किया था। एनरिको फर्मी ने 1942 में नाभिकीय रिएक्टर की खोज की थी। प्रश्न संख्या 22 है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? 1 न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, 2 न्यूटन प्रति मीटर, 3 जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, 4 केल्विन। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, सही आंसर है विकल्प संख्या 2। और न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर श्यानता का मात्रक है, और जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। केल्विन ऊष्मा गतिक ताप का मात्रक है।
प्रश्न संख्या 23 है, कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? 1 कैथोड किरणें, 2 अल्फा किरणें, 3 बीटा किरणें, 4 उपरोक्त सभी। तो कैथोड किरणें, अल्फा किरणें और बीटा किरणें, ये तीनों किरणें तो तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन और हाँ, इनके अलावा कैनाल किरणें, ध्वनि तरंगे और पराश्रव्य तरंगे भी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। एक सेकंड थोड़ी दो, ये तीनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। सही आंसर है विकल्प संख्या 4। और इनके अलावा कैनाल किरणें, ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, ये सब भी चुंबकीय तरंगे नहीं हैं। प्रश्न संख्या 24 है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी है? 1 332 मीटर प्रति सेकंड, 2 405 मीटर प्रति सेकंड, 3 483 मीटर प्रति सेकंड, 4 1533 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। सही आंसर है विकल्प संख्या 1, 405 मीटर प्रति सेकंड। भाप में ध्वनि की चाल 405 मीटर प्रति सेकंड होती है और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड होती है और समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न संख्या 25 है, गामा किरणों की खोज किसने की? 1 रोंजन, 2 बैकुलर, 3 रिटर, 4 मार्कोनी। गामा किरणों की खोज बैकुलर ने की। सही आंसर है विकल्प संख्या 2। रोंजन ने 100 किरणों की खोज किया था और रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज किया था और मार्कोनी ने दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किया था। तो दोस्तों, आज के टेस्ट में 25 प्रश्न समाप्त हुए और उम्मीद है आज के टेस्ट में आप लोगों ने टकटकी लगा के देखा होगा और टेस्ट में बहुत सारे कुछ नया भी सीखा होगा। और अगर आप ऐसे ही टेस्ट को लगातार सबसे पहले देखना चाहते हैं और इसकी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑल एग्ज़ाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसमें सारा मटेरियल आपको गुणवत्तापूर्ण मटेरियल निःशुल्क मिल रहा है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।